हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, यूनिट 4 जो हमारी चल रही है उसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ा है। अब जो है हम आज की क्लास में वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो वाटर पॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने एयर पॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया है क्लास का, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो वाटर पॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सो दैट इज नेगेटिवली इफेक्ट इट्स यूजेस। वाटर बॉडीज इंक्लूड लेक्स, रिवर्स, ओशन, एक्वाफायर्स, रिजर्वियर्स एंड ग्राउंड वाटर। वाटर पॉल्यूशन रिजल्ट व्हेन कंटेमिनेंट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू दीज वाटर बॉडीज। ठीक है, मतलब जल प्रदूषण से अभिप्राय है कि जल निकायों जैसे कि नदी, झीलें, समुद्र, भूजल के जल संदूषित होने से है जल प्रदूषण। ठीक है, किसी भी साफ पानी का दूषित हो जाना जल प्रदूषण के अंदर इंक्लूड किया जाता है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों के जीवों को प्रभावित करता है और सर्वदा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के विनाशकारी साबित होता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे समुद्र का जल खराब हुआ तो वो वहाँ के जीव जंतुओं के लिए ही नहीं, नदियों के जीव जंतुओं जो पानी पीते हैं नदियों से उनके लिए ही नहीं, इंसान भी यूज़ करते हैं तो उनके लिए भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब मायने रखती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है जी। सो अब बात आती है हमारे एक्चुअली में जल प्रदूषण। देखो, पृथ्वी का जो 71% है वो जल से भरा हुआ है और ताज़े जल का एक छोटा सा भाग उसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो जी पृथ्वी पर जल का 97% जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। इस पानी को खारा होने की वजह से हम यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें 2.99% धुआं और बर्फ़ होता है। इस तरीके से हम इस चीज़ को देखते हैं कि पृथ्वी के कुल जल का हिस्सा 0.003% ही मिट्टी की नमी की वजह से नदी नालों में हमें मिल पाता है। ठीक है जी, ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखनी है। जब जल की संरचना, उसका स्ट्रक्चर इंसान के काम की वजह से ख़राब हो जाता है उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन मैंने आपको जस्ट अभी बताई है, उसको आप कॉपी कर लो, काफ़ी बेटर रहेगा। अब आ जाओ जल प्रदूषण के स्रोतों पर। देखो, जल प्रदूषण जो है दो तरीके का होता है, बिंदु और अबिंदु। ठीक है, तो बिंदु और अबिंदु क्या बोलता है? बिंदु जो है वो बोलता है कि जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे दूषित जल निकलकर सीधा जल स्रोत में मिल जाता है या फिर प्रदूषक जल, पॉल्यूटेंट जो हमारा वाटर है, एक निश्चित एक पर्टिकुलर सोर्स से हमें मिलता है तो उसे बिंदु स्रोत या विया पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जल स्रोत में मिलने वाले दूषित जल का जो नेचर होता है उसकी मात्रा को ध्यान में रखा जाता है और इस दूषित जल का जो उपचार होता है, उसका एक ट्रीटमेंट की तरह से हम बोल सकते हैं, उसका मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रदूषण को कम करने के बेस में देखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए औद्योगिक इकाई का जो दूषित जल पाइप के हेल्प से सीधा जल स्रोत में उसको छोड़ा जाता है। नगर पालिका क्षेत्र के सीवेज वगैरह जो होते हैं, मतलब शहर के फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज होता है वो किसी नाली या नाले के हेल्प से घरेलू दूषित जल या तालाब में, नदी में मिलना इत्यादि, ये सब कुछ रखा जाता है। ठीक है, वो सब चीज़ें तो आप आगे जानते ही हो और पढ़ोगे भी। अब आ जाओ अबिंदु स्रोत पे। अबिंदु स्रोत, जब प्रदूषण पॉल्यूशन से किसी भी सोर्स को आसानी से पहचान नहीं की जा सके तो उसे अबिंदु स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे कृषि क्षेत्र के बहाव, धोबी घाट जो होता है, वहाँ से जो पानी बह रहा है नदियों में मिल रहा है, वो सब उसका हम एक पर्टिकुलर रूप से नहीं पहचान सकते ना कि इसी धोबी घाट से आ रहा है, इसी ये है, तो हम उसको अबिंदु स्रोत या फिर ए पॉइंट, थ्रो ए पॉइंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे जल प्रदूषण के कुछ स्रोत थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको डिस्क्राइब करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाओ जल प्रदूषण के कारणों पर। जल प्रदूषण के कारण देखो बहुत ज़्यादा हैं वैसे तो, लेकिन हम कुछ पर्टिकुलर और कुछ मेन पढ़ेंगे जो हमें सिलेबस में दिए गए हैं और जो हमें आंसर्स में लिखने हैं। देखो, इन प्रदूषकों को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे रोगजनक एजेंट है, ऑक्सीजन खत्म करने वाले अवशिष्ट पदार्थ हैं जो नदियों में मिलते हैं, जस्ट लाइक
अस्थियां हैं, लाशें हैं जो नदियों में बह जाती हैं, मिलती हैं, घरों का कूड़ा करकट है जो लोग नदियों में फेंक देते हैं, रेडियो एक्टिव रसायन केमिकल्स हैं जो जल में मिल जाते हैं, कार्बनिक रसायन है, पेड़ पौधों के अकार्बनिक पोषक तत्व हैं जो कार्बनिक रसायन में घुलनशील होते हैं और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जल प्रदूषण बनने में। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को ही समझ लेते हैं कि इसके अंडर आने वाले कृषि का अपशिष्ट, जानवरों का गंदगी, वनोन्मूलन, उर्वरक युक्त जल है, या फिर हमारा स्विमिंग पूल में क्लोरीन कि जो जल छोड़ा जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे जल को प्रदूषित करती हैं। लोग ये समझते हैं कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन डालने से वो बहुत साफ़ सुथरा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि उससे और ज़्यादा जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे जल प्रदूषण के बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। उससे पहले हम एक ये चीज़ समझते हैं कि जब जल में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक पदार्थ मिल जाते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा जब ख़त्म हो जाती है तो जिससे ऑक्सीजन पर डिपेंड रहते हैं जीव, वो बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी के अंदर सांस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पानी में सांस नहीं ले पाते हैं, लाइक ह्यूमन, डॉल्फिन्स और भी। ठीक है, तो जो पानी में सांस लेते हैं, अब पानी के अंदर तो वो सब कुछ मिल चुका है ना, कूड़ा कबाड़ा, तो अब उसकी वजह से उनको सांस लेने में, सब करने में प्रॉब्लम होने लगती है और उनको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहला जो हमारा कारण आता है वो है निलंबित कण के अवसाद। ठीक है, सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। मिट्टी के कटाव की वजह से मिट्टी और ठोस पदार्थ जो होते हैं, उनके कण जो होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं। अब मिट्टी के जो कण होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जल में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जल है वो बहुत प्रदूषित हो जाता है। इससे जलीय पौधे, प्रकाश, नदी के अंदर रहने वाले जानवर, सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। और वो पेड़ पौधे, जैसे आपने सुना होगा, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो वो सारे, उनको भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और जिसकी वजह से वो ना चाहकर भी मर जाते हैं। दूसरा है रोग कारक एजेंट। रोग कारक एजेंट क्या बोलता है, कहता है कि रोग के कारक जीवाणु जैसे परजीवी, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, जैसे जल प्रदूषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मानव शरीर की बहुत बड़ी आत है, ठीक है, पाचन क्रियाओं में उसको विटामिन की और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही रोग कारक एजेंट जो होते हैं वो हमारी कृषि के लिए हेल्प करते हैं, कृषि के लिए विटामिन साबित होते हैं। तो उस चीज़, अब वो जब जल में मिल जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण इकट्ठा होता है, बनता है, और वो हमारा जल प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है तेल अधिलप्य। तेल अधिलप्य, हर साल 10 करोड़ टन से ज़्यादा तेल जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जिसका लगभग 6.01 तेल जो है समुद्र में बह जाता है। और उस तेल के बहने की वजह से क्या होता है, जानवरों की मौत, जल खराब हो जाता है, उसके अंदर जो समुद्र के अंदर पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत उन पर असर पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा है जल में विलय अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। देखो, जल में कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो है, हम इसकी बात करते हैं तो देखो, इसका मेन जो यहाँ पर वो दिखाया गया है, ये वाली चीज़ है कि मानव स्वास्थ्य पर जलीय परितंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। तेल अधिलप्य जो हमने अभी पढ़ा, उसका पूरा ये कि शव शासन, ये सांस लेने में, आँखों में, सब चीज़ों में, सब सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो पानी जो है सारा उसके अंदर जाता है, आँखों में जाता है, अगर हम समुद्र में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो वो भी हमें काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो इसकी वजह से हर साल जो हैं बहुत लाखों प्रजातियां ख़त्म हो जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी जल की प्रजातियां हैं जो नष्ट होती जा रही हैं, जिनको फ्यूचर में देखा भी नहीं जा सकता, वो इस तरीके से ख़त्म हो रही हैं। अब आ जाओ जल प्रदूषण के प्रभाव पर। जल प्रदूषण का प्रभाव सबसे पहली बात तो मानव स्वास्थ्य पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, कोई भी प्रदूषण हो, मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो ये तो एक आपका परमानेंट टॉपिक है, जिसको परमानेंट सबटाइटल है, जिसको आपको दिमाग में छापना है और इसको लिखना ही लिखना है। तो इसको हम पढ़ते हैं मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नॉर्मली कैंसर, बीपी जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। दूषित जल पीने की वजह से पेट खराब होता है, डायरिया है, लूज मोशन है, इस टाइप की बीमारियां होने लगती हैं। उसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा
दो चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। कैडमियम प्रदूषण की वजह से ना इटाई नाम का एक रोग होता है, बीमारी होती है जो पैदा होती है। उसमें क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है और उसके अलावा हड्डियों में, जोड़ों में तकलीफ होने लगती है, चाहे वो कोई भी उम्र का इंसान हो उसके, अगर वो उस दूषित जल से कांटेक्ट में है तो। इसके अलावा 1956 में जापान में एक शहर है मिनमाता शहर, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी और बहुत सारे लोग एक बीमारी से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए थे। हुआ ये था कि वहाँ पर एक कंपनी थी, केमिकल कंपनी थी, फैक्ट्री थी, उन्होंने अपना मर्क्यूरिक क्लोराइड नाम का जो एक केमिकल था वो नदी में बहा दिया था। उसकी वजह से लोगों में बहरापन, अंधापन, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसकी वजह से आंखों में धुंधलापन भी बहुत ज़्यादा रहने लगा था और लाखों लोगों की जान भी चली गई थी जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा था उनका। ठीक है, ये हमारा मानव स्वास्थ्य पर जल का एक एग्जाम्पल है जो आपको लिखना ही लिखना है। उसके अलावा है जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव। जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव क्या पड़ा? देखो, प्रदूषित जल का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है, स्पेशली प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में। तो उच्च तापमान में जल में ऑक्सीजन का विलयन कम हो जाता है, जिसकी वजह से गर्म जल को जलाशयों में डाला जाता है। तो इसी तरीके से EPA 2010 राष्ट्रीय झील आकलन में भारत ने 20% झीलों में उच्च मात्रा में नाइट्रोजन और ये फॉस्फोरस जो थे, ये पॉल्यूटेंट्स पाए थे, जिसकी वजह से जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुआ था। ठीक है, ये हमारे जल प्रदूषण के कारण थे, दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे। अगर आप लोगों के पास कोई और कारण है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अगर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जल प्रदूषण का नियंत्रण। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और हमारा इस जल प्रदूषण का लास्ट टॉपिक है कि इसका नियंत्रण कैसे करना है। ठीक है, नियंत्रण पे एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है। अगर सेपरेट क्वेश्चन आता है तो तब भी आपको पूरा ही वाटर पॉल्यूशन लिखना है कि पहले सारे सब चीज़ें, कारण, प्रभाव वगैरह वगैरह सब लिखना, उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है वो लिखना। अगर शॉर्ट नोट आता है तो शॉर्ट नोट में आपको कंट्रोल पूछे जा रहे हैं तो सिर्फ कंट्रोल लिखने हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं लिखना है। तो देखो, सरकार को जल प्रदूषण के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। गवर्नमेंट ने उसके लिए 1974 में वाटर अमेंडमेंट पास किया था, जिसके अंदर ये रखा गया था कि कोई भी केमिकल फैक्ट्री वगैरह नदियों में अपना ये सब नहीं बहाएंगी केमिकल्स। ठीक है, तो जल की मात्रा में बहुत ज़्यादा समस्याएं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में बनाया था। इसके बाद इसी के अंदर जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अगेन उसको इम्प्लीमेंट करा दोबारा, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके 1975 में। ठीक है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों में ये चीज़ें रखी गई कि समय समय पर चेकिंग होती रहेगी। फिर उसके बाद जब समय समय पर चेकिंग हुई तो उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें दिखी कि लोगों ने अलग तरीके अपना रखे थे नदियों में केमिकल्स वगैरह डालने के। तो फिर अगेन 1977 में इसको पारित किया गया दोबारा, उसमें चेंजेस करके। और चेंजेस करने के बाद ये आज तक ऐसा ही चल रहा है। और उस बीच में एक बार और 1988 में इसको अगेन बनाया गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने अलग अलग तरीके ढूंढ रखे थे ना अपने केमिकल्स को निकालने के लिए, सब करने के लिए, इसलिए। ठीक है, तो अगर कृषकों ने कीटनाशक दवाइयों का यूज़ किया, ये सब किया, तो उनके लिए भी बनाए गए हैं कानून कि वो परमिशन के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ज़रूरी है करना। तो घरेलू सीवेज में 99.9% पानी और 0.1% प्रदूषण होता है, प्रदूषक पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसमें घरेलू सीवेजेस में 90% से ज़्यादा प्रदूषक और सारी चीज़ों को हटाने के लिए हमारे ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे। और लगाने की मदद से जब लगाए गए तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो था पॉल्यूशन कम देखा गया, वाटर पॉल्यूशन को। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका जो वाटर पॉल्यूशन था वो भी ख़त्म हो गया है। निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है? अपने आंसर्स की दो लाइनें उठाकर निष्कर्ष में लिखना, लास्ट में अपने पर्सपेक्टिव लिखना कि भाई जल प्रदूषण के बारे में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, इतना निष्कर्ष होना चाहिए। फिर भी आपको निष्कर्ष लिखना नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पर पर्सनली पूछ लेना कि मैम निष्कर्ष लिखना कैसे है। ठीक है स्टूडेंट, सो आपकी जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हमने एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया है। सॉइल, थर्मल एंड नॉइज़ बचा है, उसके बाद हम न्यूक्लियर हैज़र्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।